मैं पुनीत श्रीवास्तव अंजनी हिस्ट्री क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के विषय में पढ़ा। भारत को प्राचीन समय में क्या क्या कहा जाता था, उसकी भौतिक सीमा क्या थी, उसकी वैज्ञानिक सीमा क्या थी, उसके क्या प्राचीन नाम थे और क्या क्या विशेषताएं थी, इसके विषय में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा। आज की क्लास में हम लोग पुनः भारत के प्राचीन इतिहास के स्रोत के विषय में पढ़ेंगे और उसमें जो बृहत्तर भारत की कल्पना है, जो मत्स्य पुराण में दिया हुआ है बृहत्तर भारत की कल्पना, उसके विषय में पढ़ेंगे। और जो विदेशी विद्वान हैं जो समय समय पे भारत भी आए हैं, उनके विवरण को भी आज हम लोग स्रोत के रूप में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं बृहत्तर भारत। बृहत्तर भारत बृहत्तर भारत किसे कहते हैं? बृहत्तर भारत आज हम लोग पढ़ेंगे बृहत्तर भारत। तो सर्वप्रथम मत्स्य पुराण में बृहत्तर भारत की अवधारणा मिलती है। सर्वप्रथम मत्स्य पुराण में सर्वप्रथम मत्स्य पुराण में बृहत्तर भारत की क्या मिलती है? कल्पना मिलती है। जो बृहत्तर भारत था उसकी कल्पना मिलती है। ये जो भारत का आज जो भौगोलिक सीमा हम लोग देख रहे हैं, इससे बड़ा ये बृहत्तर भारत था, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख क्या मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। तो सर्वप्रथम मत्स्य पुराण में बृहत्तर भारत की कल्पना मिलती है, जिसमें भारतवर्ष के साथ दक्षिण पूर्व एशिया के 8 अन्य द्वीप शामिल थे। इसमें क्या थे? दक्षिण पूर्व एशिया के भारतवर्ष के साथ दक्षिण पूर्व एशिया के 8 दक्षिण पूर्व एशिया के सर्वप्रथम मत्स्य पुराण में भारतवर्ष के साथ दक्षिण पूर्व एशिया के 8 अन्य द्वीप भी इसमें शामिल हैं। जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष के साथ दक्षिण पूर्व एशिया के 8 अन्य द्वीप शामिल हैं। कितने द्वीप? 8 अन्य द्वीप भी शामिल हैं। इसमें क्या है? शामिल है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जो मत्स्य पुराण है, सर्वप्रथम बृहत्तर भारत में हम क्या देख रहे हैं? भारतवर्ष तो है ही है, इसके साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया के जो 8 अन्य द्वीप हैं वो भी इसमें शामिल है। तो ये बृहत्तर भारत की अवधारणा हुई। बृहत्तर भारत की अवधारणा क्या है? भारतवर्ष के साथ साथ क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया के 8 अन्य द्वीप इसमें शामिल है। और इसका वर्णन सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? इसका वर्णन सर्वप्रथम मत्स्य पुराण में मिलता है। तो मत्स्य पुराण में बृहत्तर भारत की अवधारणा सर्वप्रथम मिलती है। उसमें भारतवर्ष के साथ साथ जो अन्य 8 द्वीप हैं उनको लेके बृहत्तर भारत की अवधारणा बनाई गई है। इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? इसका वर्णन हमें सर्वप्रथम मत्स्य पुराण में मिलता है। कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि सर्वप्रथम मत्स्य पुराण में बृहत्तर भारत की अवधारणा मिलती है, जिसमें भारतवर्ष के साथ दक्षिण पूर्व एशिया के 8 अन्य द्वीप शामिल हैं। अब इसमें जो ये 8 द्वीप हैं इनको हम लोग देख लेते हैं। जो 8 द्वीप हैं इनको हम लोग देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम आता है ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी मतलब होता है श्रीलंका। ये श्रीलंका को प्राचीन समय में ताम्रपर्णी कहते थे। दूसरे नंबर पे आपका आ गया ताम्रपर्णी पहला। दूसरे नंबर पे कंबोडिया या फूनान या कम्बोज। कंबोडिया या फूनान या कम्बोज। पहला होगा ताम्रपर्णी श्रीलंका, दूसरा हो गया कंबोडिया या फूनान या कम्बोज, तीसरा हो गया सुमात्रा, चौथा हो गया जावा। तीसरा हो गया
सुमात्रा, चौथा हो गया जावा, जावा या यवद्वीप। क्या है? यवद्वीप, जावा या यवद्वीप। तो पहला हो गया ताम्रपर्णी, दूसरा हो गया कंबोडिया या फूनान या कंबोज, तीसरा हो गया सुमात्रा, चौथा हो गया जावा या यवद्वीप, पांचवा हो गया चंपा या अन्नाम। पांचवा क्या हो गया? चंपा या अन्नाम। पांचवा चंपा या अन्नाम, अन्नाम। पांचवा क्या हो गया? चंपा या अन्नाम हो गया। छठा हो गया बोर्नियो या वरुण द्वीप। छठा क्या हो गया? बोर्नियो या वरुण द्वीप। छठा हो गया बोर्नियो या वरुण द्वीप, वरुण द्वीप। छठा क्या हो गया? बोर्नियो या वरुण द्वीप। सातवां आपका हो गया बाली। सातवां क्या हो गया? बाली। और आठवां आपका सियाम या थाईलैंड हो गया। सियाम या थाईलैंड हो गया, थाईलैंड हो गया। तो इस प्रकार ये 8 द्वीप हैं। इन 8 द्वीपों के साथ प्लस भारत, ये किसका निर्माण करते हैं? ये बृहत्तर भारत का निर्माण करते हैं। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। सर्वप्रथम मत्स्य पुराण के अनुसार बृहत्तर भारत की अवधारणा में भारतवर्ष के साथ दक्षिण पूर्व एशिया के 8 द्वीप शामिल हैं। कौन कौन से हैं? ताम्रपर्णी है, जिसे हम प्राचीन समय में, आधुनिक समय में श्रीलंका कहते हैं। प्राचीन समय में क्या था? ताम्रपर्णी था। क्या था? ताम्रपर्णी था। ये ताम्रपर्णी। दूसरा द्वीप कौन सा है? कंबोडिया है या फूनान है या कंबोज है। दूसरा द्वीप कौन सा है? कंबोडिया है, फूनान है या कंबोज है। तीसरा द्वीप कौन है? सुमात्रा है। चौथा द्वीप कौन है? जावा या यवद्वीप है। कौन है? जावा या यवद्वीप है। पांचवा चन्ना या अन्नाम है, चन्ना या अन्नाम है। और जो छठा है बोर्नियो या वरुण द्वीप है। क्या है? बोर्नियो या वरुण द्वीप है। सातवां आपका बाली है और आठवां द्वीप सियाम या थाईलैंड है। तो इस प्रकार हम लोगों ने बृहत्तर भारत की अवधारणा को देखा। अब हम देखते हैं कि समुद्र पार के भारतीय प्रदेशों को क्या कहा जाता है। समुद्र पार के भारतीय प्रदेशों को क्या कहा जाता है? तो समुद्र पार के भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था। समुद्र पार के भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? द्वीपांतर कहा जाता था। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो दो तरफ समुद्र से भारत घिरा हुआ है, तो समुद्र के पार को, समुद्र पार के भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था। समुद्र पार के, समुद्र पार के, समुद्र पार के, समुद्र पार के भारतीय प्रदेशों को, भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था। द्वीपांतर कहा जाता था। द्वीपांतर कहा जाता था। तो जो समुद्र के पार भारतीय प्रदेश थे, जो दोनों तरफ से समुद्र भारत को घेरा हुए, इसके पार जो भारतीय प्रदेश थे उसको द्वीपांतर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? द्वीपांतर कहा जाता था। तो समुद्र पार के भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था। अरब भूगोल शास्त्री मसूदी। कौन? अरब भूगोल शास्त्री मसूदी। अरब भूगोल शास्त्री, अरब भूगोल शास्त्री मसूदी, अरब भूगोल शास्त्री मसूदी, मसूदी ने 943 में अपनी पुस्तक लिखी। 943 ईस्वी में अपनी पुस्तक लिखी। ये अरब भूगोल शास्त्री है मसूदी। इसने 943 ईस्वी में अपनी पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में, वो लिखित अपनी पुस्तक
जो इसकी पुस्तक है वो है सोने की 4 गायें। 943 में एक पुस्तक लिखता है सोने की 4 गायें, सोने की 4 गायें, सोने की 4 गायें। इसको इंग्लिश में कहते हैं सोने की 4 गायें। मीडोज ऑफ द गोल्ड, मीडोज ऑफ द गोल्ड, ऑफ द गोल्ड, ये पुस्तक है मीडोज, MEADOS, मीडोज ऑफ द गोल्ड या सोने की 4 गायें। तो ये जो अरब भूगोल शास्त्री है, कौन? मसूदी, अरब भूगोल शास्त्री है मसूदी। इसने 943 ईस्वी में, कब? 943 में एक पुस्तक लिखता है, उसका नाम क्या है? सोने की 4 गायें, या इंग्लिश में है मीडोज, MEADOS, मीडोज ऑफ द गोल्ड। तो ये पुस्तक लिखता है सोने की 4 गायें, और इसमें यह बताता है कि भारत भूमि और समुद्र दोनों पर फैला हुआ है। क्या है? भारत भूमि और समुद्र दोनों पर फैला हुआ है। भारत भूमि और समुद्र, भूमि और समुद्र, और समुद्र, भूमि और समुद्र क्या है? दोनों पर फैला हुआ है। ये जो अल मसूदी है, अरब भूगोल शास्त्री, इसने एक पुस्तक लिखी है, कब? 943 ईस्वी में। पुस्तक का क्या नाम है? सोने की 4 गायें या मीडोज ऑफ द वर्ल्ड। इसमें वो क्या कहता है? वह कहता है कि जो भारत है, भारत भूमि और समुद्र दोनों पर क्या है? फैला हुआ है। तो कौन बताता है? मसूदी बताता है। ये कहाँ का भूगोल शास्त्री है? अरब भूगोल शास्त्री। ये 943 में सोने की 4 गायें या मीडोज ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक लिखता है। उसमें ये बताता है कि भारत भूमि और समुद्र दोनों तक क्या था? फैला हुआ था। अब इसमें वो आगे बताता है कि इसकी सीमा जबाग तक विस्तृत थी। इसकी सीमा जबाग तक विस्तृत थी। क्या थी? इसकी सीमा, इसकी सीमा, इसकी सीमा जबाग तक फैली हुई थी। जबाग तक फैली हुई थी। कहाँ तक फैली हुई थी? जबाग तक। ये जबाग है। तो इसकी जो सीमा है, भारत की सीमा है, वो कहाँ तक फैली हुई थी? जबाग तक फैली हुई थी, फैली हुई थी। जबाग में है सुमात्रा या बृहद जावा या शैलेंद्र साम्राज्य। सुमात्रा, बृहद जावा या शैलेंद्र साम्राज्य। इस साम्राज्य में जबाग में क्या है? सुमात्रा है, सुमात्रा है, बृहद जावा है, बृहद जावा है, और शैलेंद्र साम्राज्य, और शैलेंद्र साम्राज्य। या इसमें जबाग में क्या है? सुमात्रा है, या बृहद जावा है, या शैलेंद्र साम्राज्य। इन तीनों क्षेत्रों को जबाग कहा जाता था। क्या कहा जाता? जबाग में क्या है? सुमात्रा है, या बृहद जावा है, या शैलेंद्र साम्राज्य है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो अरब भूगोल शास्त्री है मसूदी 943 ईस्वी में एक पुस्तक लिखता है। पुस्तक क्या है? सोने की 4 गायें। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीडोज ऑफ द गोल्ड कहते हैं। इसमें क्या बताया? इसमें बताया भारत भूमि और समुद्र, मतलब भारत जो है, भारत देश, वो क्या है? भूमि पर भी है और समुद्र में भी है, वो बताता है अल मसूदी। और इसकी सीमा कहाँ तक बताता है? इसकी सीमा जबाग बताता है। जबाग में क्या है? सुमात्रा है, या बृहद जावा, या शैलेंद्र साम्राज्य। तो इस प्रकार हम लोगों ने अरब भूगोल शास्त्री को देखा, अल मसूदी को देखा। तो अल मसूदी ने 943 ईस्वी में एक पुस्तक लिखा, सोने की 4 गायें, मीडोज ऑफ द गोल्ड। क्या पुस्तक है? 943 ईस्वी में अल मसूदी पुस्तक लिखता है, सोने की 4 गायें। और उसको इंग्लिश में क्या नाम दिया गया है? उसका इंग्लिश में नाम है मीडोज ऑफ द गोल्ड। और उसमें वो बताता है कि भारत जो है, भारत भूमि और समुद्र दोनों जगह क्या है? फैला हुआ है। और इसकी सीमा कहाँ तक है? इसकी सीमा जबाग तक है। जबाग में क्या है? सुमात्रा है, जावा है, या शैलेंद्र साम्राज्य है। अब आते हैं हम लोग, जो विदेशी यात्री हैं, विदेशी यात्रियों द्वारा भारत को क्या क्या, भारत के विषय में क्या क्या बताया गया है। तो अब आते हैं हम विदेशी यात्रियों पे। विदेशी यात्री, विदेशी
यात्री, विदेशी यात्री। तो सर्वप्रथम हम आते हैं विदेशी यात्री में मेगास्थनीज पे। मेगास्थनीज ने भारतीयों के संदर्भ में क्या क्या कहा है? मेगास्थनीज ने भारतीयों के संदर्भ में क्या क्या कहा है? मेगास्थनीज ने कहा कि भारतीय लोग झूठ नहीं बोलते हैं। भारतीय लोग झूठ नहीं बोलते हैं। भारतीय लोग झूठ नहीं बोलते हैं। झूठ नहीं बोलते हैं। मेगास्थनीज क्या कहता है? मेगास्थनीज भारतीय लोगों के विषय में कहता है कि भारतीय लोग झूठ नहीं बोलते हैं। तो ये किसने बताया? ये बताया है मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने बताया कि भारतीय लोग झूठ नहीं बोलते हैं। सत्य और गुणों का वे अत्यंत आदर करते हैं। सत्य और गुणों का वे अत्यंत आदर करते हैं। सत्य व गुणों का वे अत्यंत आदर करते हैं। वे अत्यंत आदर करते हैं। तो मेगास्थनीज भारतीय लोगों को क्या कहता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बड़ा नहीं है, मतलब ये बहुत बार पूछा जाता है कि किसने कहा कि भारतीय लोग झूठ नहीं बोलते हैं। भारतीय लोग झूठ नहीं बोलते हैं, वो बताता है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। तो मेगास्थनीज ने बताया कि भारतीय लोग झूठ नहीं बोलते हैं। और दूसरी बात क्या बताता है? सत्य व गुणों का वे क्या करते हैं? अत्यंत आदर करते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने मेगास्थनीज को देखा। अब आते हैं एरियन पे। एरियन ने क्या कहा है? युद्ध कला में भारतीय अन्य तत्कालीन जनों से श्रेष्ठ थे। एरियन ने कहा है, दूसरे विद्वान है एरियन ने कहा है युद्ध कला में भारतीय लोग अन्य जनों से श्रेष्ठ है। अन्य जनों से श्रेष्ठ है भारतीय युद्ध कला में। तो ये जो एरियन है, एरियन क्या कहता है? एरियन कहता है कि जो भारतीय लोग अन्य जनों से किस चीज में श्रेष्ठ हैं? युद्ध कला में। युद्ध कला में भारतीय लोग क्या हैं? अन्य जनों से श्रेष्ठ हैं। ये कौन बताता है? एरियन बताता है। एरियन क्या बताता है? कि जो भारतीय लोग हैं, एरियन बताता है कि जो भारतीय लोग हैं युद्ध कला में, जो रणभूमि में होती थी युद्ध कला, उस कला में क्या थे? अन्य जनों से सर्वश्रेष्ठ थे। अन्य जनों से क्या थे? श्रेष्ठ थे। तो ये कौन बता रहा है? ये बता रहा है एरियन। अब आते हैं अगले विद्वान निरियाकस पे, जो सिकंदर का जल सेनापति भी था। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि एरियन ने क्या बताया। एरियन ने बताया कि भारतीय लोग युद्ध कला में अन्य जनों से श्रेष्ठ है। युद्ध कला में अन्य जनों से श्रेष्ठ भारतीय कौन बताता है? ये एरियन बताता है। अब आते हैं निरियाकस पे, निरियाकस विद्वान पे। निरियाकस पे यह सिकंदर का जल सेनापति था। जल सेनापति था। ठीक है। ये जो निरियाकस विद्वान है, ये सिकंदर का जल सेनापति था। इसने कहा है कि भारतीयों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों का, यह क्या दिया है? भारतीयों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों का विवरण दिया है निरियाकस। भारतीयों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों का विवरण देता है। पहने जाने वाले वस्त्रों का विवरण देता है। ये जो निरियाकस है, निरियाकस क्या देता है विवरण? निरियाकस देता है कि भारतीय लोग कैसे कपड़े पहनते थे,
वो बताता, निर्याकस बताता है कि पेड़ों पर उगने वाले कपास से भारतीय लोग कपड़ा बनाते थे। पेड़ों से या पेड़ों पर उत्पन्न होने वाले वृक्षों पर उत्पन्न होने वाले कपास से बनाते थे। तो पेड़ों पर उत्पन्न होने वाले, पेड़ों पर या वृक्षों पर उत्पन्न होने वाले कपास से वे क्या करते थे? अपना वस्त्र बनाते थे। उत्पन्न होने वाले कपास से वो अपना वस्त्र बनाते थे। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो निर्याकस है, निर्याकस विद्वान क्या बता रहा है? निर्याकस बता रहा है कि भारतीयों द्वारा पहने जाने वाले वस्तुओं के विषय में ये बताता है। और वो क्या बताते हैं? वस्त्र कैसे बनते थे? तो पेड़ों या वृक्षों पर उत्पन्न होने वाले कपास से ये वस्त्र निर्मित होते थे या बनते थे। तो निर्याकस ने पहने जाने वाले कपड़े के विषय में बताया। फिर बताया कि भारतीय हाथी दांत के कर्णफूल पहनते थे। हाथी दांत के, भारतीय लोग हाथी दांत के कर्णफूल पहनते थे। हाथी दांत से निर्मित कर्णफूल पहनते थे। तो निर्याकस ये बता रहा है कि जो भारतीय लोग हैं, भारतीय लोग अपने कानों में हाथी दांत से निर्मित, किससे निर्मित? हाथी दांत से निर्मित कर्णफूल पहनते थे। तो इस प्रकार ये वर्णन निर्याकस ने दिया। निर्याकस ने बताया कि भारतीय लोग हाथी दांत से निर्मित कर्णफूल पहनते थे। धूप से बचने के लिए वे छाते का प्रयोग करते थे। धूप से बचने के लिए वे क्या करते थे? छाते का प्रयोग करते थे। धूप से बचने के लिए छाते का प्रयोग करते थे। और सफेद जूता पहनते थे। क्या पहनते थे? सफेद जूता पहनते थे, जिस पे बारीक नक्काशी हुई रहती थी। जिस पर बारीक नक्काशी हुई रहती थी। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जो निर्याकस विद्वान है, निर्याकस सिकंदर का जल सेनापति है, उसके साथ ये आता है। और भारत के विषय में और भारतीय लोगों के विषय में ये अपना विवरण देता है, जिसमें कहता है भारतीयों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों के विषय में बताता है। ये वस्त्र किससे निर्मित होते थे? ये पेड़ों या वृक्षों पर उत्पन्न होने वाले कपास से बनाए जाते थे। दूसरा, भारतीय लोग हाथी दांत के कर्णफूल पहनते थे। जो कान में वो पहनते थे कर्णफूल, किसका निर्मित होता? हाथी दांत का। धूप से बचने के लिए भारतीय लोग छाते का प्रयोग करते थे। सफेद जूते भारतीय लोग पहनते थे, जिसपे क्या होता था? बारीक नक्काशी होती थी। तो इस प्रकार हम लोगों ने निर्याकस विषय के विवरण को हम लोगों ने देखा। निर्याकस ने भारतीय लोगों को या भारतीयों के विषय में क्या क्या बताया है, उसको हम लोगों ने देखा। तो निर्याकस सिकंदर का जल सेनापति था और उसने भारतीयों के संदर्भ बताया कि वो कैसे कपड़े पहनते हैं और वे कपड़े कैसे निर्मित होते हैं। तो वो कपड़े पेड़ों पर उगने वाले कपास से बनते थे। और ये भारतीय लोग क्या करते थे? हाथी दांत के कर्णफूल पहनते थे। धूप से बचने के लिए छाता का प्रयोग करते थे। सफेद जूता पहनते थे, उस पर बारीक नक्काशी होती थी। अब अगला जो विद्वान है वह विद्वान है वेनसांग। वेनसांग ने भारतीयों के विषय में वेनसांग ने भारतीयों के विषय में क्या क्या बताया है, उसके विषय में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो वेनसांग ने बताया कि भारतीय लोग जल्दबाज और चंचल चित्त के होते हैं। भारतीय लोग जल्दबाज और चंचल चित्त के होते हैं। जल्दबाज और चंचल चित्त के होते हैं। ये बात बता रहा है वेनसांग। वेनसांग क्या बता रहे हैं? वेनसांग बता रहा है कि जो भारतीय लोग हैं वो जल्दबाज और चंचल चित्त के होते हैं। क्या होते हैं? जल्दबाज और चंचल चित्त के होते हैं और सिद्धांतों के बड़े सच्चे और पक्के होते हैं। सिद्धांतों के बड़े सच्चे और पक्के होते हैं। सिद्धांतों के बड़े सच्चे व पक्के होते हैं। सच्चे व
पक्के होते हैं, पक्के होते हैं। सिद्धांतों के क्या होते हैं? बड़े, सच्चे व पक्के होते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि भारतीय लोग जल्दबाज, चंचल चित्त, सिद्धांतों के बड़े सच्चे और पक्के होते हैं। वे किसी के साथ कपट नहीं करते, किसी के साथ कपट नहीं करते, वे किसी के साथ कपट नहीं करते। वे क्या नहीं करते? कपट नहीं करते हैं। वे सत्य प्रतीक होते हैं। वे पवित्र नैतिक सिद्धांतों में विश्वास करते हैं, पवित्र नैतिक सिद्धांतों में विश्वास करते हैं, पवित्र नैतिक सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। ये क्या करते हैं? ये पवित्र नैतिक सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। वे कोई भी वस्तु अनुचित ढंग से नहीं लेते, कोई भी वस्तु अनुचित ढंग से नहीं लेते, कोई भी वस्तु अनुचित ढंग से नहीं लेते, अनुचित ढंग से नहीं लेते। और उनकी जो प्रकृति है न्याय के प्रति, वो न्यायोचित मात्रा से अधिक झुकते हैं। वे न्यायोचित मात्रा से क्या होते हैं? अधिक झुकते हैं, न्यायोचित मात्रा से अधिक झुकते हैं। क्या करते हैं? वे न्यायोचित मात्रा से अधिक झुकते हैं। पाप कर्मों के कारण दूसरे जन्म में प्राप्त होने वाले फल से भयभीत रहते हैं और प्रस्तुत जन्म में सादा व्यवहार करते हैं। अब अगला जो पॉइंट है, वे अगले जन्म में अच्छा जीवन प्राप्त करने के लिए, पाप कर्मों से बचते हैं, और वर्तमान जीवन को शुद्ध बनाए रखने के लिए, वर्तमान जीवन के लिए सही मार्ग का अनुसरण करते हैं, सही मार्ग का क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं। अगले जन्म में अच्छे जीवन पाने के लिए वो पाप कर्म से बचते हैं और इस जीवन को सही मार्ग पर लाने के लिए सादा जीवन व्यतीत करते हैं। वे धोखा नहीं देते तथा अपने प्रतिज्ञाओं का पालन करते हैं। वे धोखा नहीं देते हैं और अपने प्रतिज्ञाओं का पालन करते हैं। तो वेन्सांग ने भारतीयों के विषय में ये चीजें बताई हैं। भारतीय लोग क्या हैं? जल्दबाज और चंचल चित्त के होते हैं, सिद्धांतों के बड़े सच्चे और पक्के होते हैं, कपट नहीं करते हैं। जो भारतीय लोग होते हैं वे कपटी नहीं होते हैं। भारतीय लोग क्या हैं? भारतीय लोग कपटी नहीं होते हैं। पवित्र नैतिक सिद्धांतों में भारतीय लोग पवित्र नैतिक सिद्धांतों में क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। अनुचित ढंग से वह किसी भी कार्य को नहीं करते या कोई भी वस्तु प्राप्त करने का प्रयास अनुचित ढंग से वे नहीं करते हैं। न्यायोचितता से अधिक वो क्या होते हैं? झुकते हैं। न्यायोचित मामलों में वो क्या होते हैं? आवश्यकता से अधिक वो झुकते हैं। और अगले जन्म में वे अच्छे जीवन पाने के लिए वो क्या करते हैं? पाप कर्मों से बचते हैं और वर्तमान जीवन को सही मार्ग पर लाने के लिए सादा जीवन का वो क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं या सादा जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि वेन्सांग ने भारतीयों के विषय में क्या क्या बताया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि वेन्सांग ने भारतीय लोगों को चंचल चित्त का बताया है और उनका जो नैतिक चारित्रिक गुण है वो सर्वश्रेष्ठ है। सिद्धांतों में वो क्या करते हैं? बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं और वो न्यायोचित मामलों में न्याय से अधिक क्या होते हैं? झुकते हैं। और उनकी जो प्रकृति होती है, प्रकृतियां न्याय योग्य होती है, वे कपटी नहीं होते हैं। और पुनर्जन्म में अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए वो आदर्शात्मक कार्यों का संपादन करते हैं। अब आते हैं अगले विद्वान अल इदरीसी पे। अल इदरीसी ने भारतीयों को क्या कहा है? अल इदरीसी जो विद्वान है वो भारतीयों को क्या कहता है? अल इदरीसी भारतीयों को बताता है कि भारतीयों की प्रकृतियां न्याय की होती है।
जो भारतीयों की प्रकृति है, भारतीयों की प्रकृति प्राकृतिया क्या होती है? प्राकृतिया न्याय की होती है। जो भारतीयों की प्रकृति कैसी है? अल इदरीसी के अनुसार भारतीयों की प्रकृति कैसी है? प्राकृतिया न्याय की है। क्या है? अल इदरीसी बताता है कि जो भारतीय लोग हैं उनकी प्रकृति कैसी है? उनकी प्रकृति प्राकृतिया न्याय की होती है, वो न्याय में विश्वास करते हैं, ये बताता है अल इदरीसी। और आगे बताता है अपने गुणों के कारण वे इतने प्रसिद्ध हैं कि सभी भागों से लोग भारत की ओर आकर्षित होते हैं। और ये बताता है कि इन्हीं सब गुणों के कारण, इन्हीं सब गुणों के कारण भारतीय लोग इतने प्रसिद्ध हैं, भारतीय लोग इतने प्रसिद्ध हैं, भारतीय लोग इतने प्रसिद्ध हैं कि विश्व के अलग अलग जगहों से लोग भारत की ओर आकर्षित होते हैं, भारत की ओर आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अल इदरीसी बताता है कि भारतीय लोग प्राकृतिक न्याय योग्य होते हैं। क्या होते हैं? न्याय योग्य होते हैं। और इसी गुण के कारण, प्राकृतिक न्यायिक होने के कारण ही वे जगत में इतने प्रसिद्ध हैं कि अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग हैं वो भारत की तरफ क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। तो अल इदरीसी जो विद्वान है, अल इदरीसी हमें बताता है कि भारतीय लोग इतने अपने प्रकृति के न्याय प्रेमी हैं या इतने प्राकृतिक न्याय प्रिय हैं कि इसकी वजह से जो विश्व के अलग अलग जगह हैं वो लोग भारत की ओर आकर्षित होते हैं या भारत की ओर आकर यहाँ निवास करना चाहते हैं। ये बात बताता है अल इदरीसी। अल इदरीसी ने बताया कि भारतीय लोग प्रकृति से ही क्या होते हैं? न्याय प्रिय होते हैं। तो वही बात है कि जैसे न्याय प्रिय रहेंगे तो उस क्षेत्र में सभी लोगों को क्या मिलेगा? सुरक्षा मिलेगा और सब लोग अपने जीवन का क्या करेंगे? विकास करेंगे। इसलिए जो जगह जगह के लोग हैं वो भारत की तरफ क्या हुए? आकर्षित हुए कि चला जाए भारत में, हम लोग बसा जाए। तो ये बताता है अल इदरीसी। तो अल इदरीसी ने बताया। अब आते हैं मार्को पोलो। मार्को पोलो ने भारत के संदर्भ में क्या बताया है? तो जो मार्को पोलो है वो मध्यकाल का यात्रियों का राजकुमार माना जाता है। मध्यकाल का यात्रियों का राजकुमार कौन है? मार्को पोलो है, जो मध्यकाल में भारत में आया था। तो मार्को पोलो, ये भी मार्को पोलो, मार्को पोलो यह मध्यकाल का यात्रियों में राजकुमार माना जाता है। अब इसने बताया है भारत के संदर्भ में कि यहाँ के ब्राह्मण संसार के सर्वश्रेष्ठ व्यापारी है। यहाँ के ब्राह्मण संसार के सर्वश्रेष्ठ व्यापारी हैं, संसार के सर्वश्रेष्ठ व्यापारी, सर्वश्रेष्ठ व्यापारी है। क्या है? सर्वश्रेष्ठ व्यापारी है। तो मार्को पोलो भारतीय ब्राह्मणों को क्या बताता है? मार्को पोलो भारतीय ब्राह्मणों के विषय में बताता है कि ये संसार के सर्वश्रेष्ठ क्या है? व्यापारी हैं। कौन? ब्राह्मण। ब्राह्मण संसार के सर्वश्रेष्ठ व्यापारी हैं। ये बात कौन बताता है? मार्को पोलो बताता है। और आगे बताता है कि सबसे सच्चे होते हैं क्योंकि विश्व की बड़ी से बड़ी वस्तु के मोह भी झूठ नहीं बोलते हैं। और अगला गुण बताता है ब्राह्मणों का कि ये किसी भी वस्तु के मोह में, किसी भी बड़ी से बड़ी वस्तु के मोह में झूठ नहीं बोलते, तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि मार्को पोलो जो मध्यकालीन यात्रियों में राजकुमार माना जाता है, वो ब्राह्मणों को क्या बताता है? वो ब्राह्मणों को बताता है संसार का सर्वश्रेष्ठ व्यापारी। जो भारतीय ब्राह्मण है, भारतीय ब्राह्मण क्या है? संसार के सर्वश्रेष्ठ व्यापारी हैं। और अगला गुण बताता है कि ब्राह्मणों को दुनिया की कोई वस्तु नहीं है जो उनको झूठ बोलने के लिए उनको क्या कर सके? लालच दे सके या उनको मोहित कर सके। तो वो बात कौन बताते हैं? वो बताते हैं मार्को पोलो। मार्को पोलो बताते हैं कि भारतीय ब्राह्मण क्या है? संसार के सर्वश्रेष्ठ व्यापारी हैं और उनको संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो उनको झूठ बोलने के लिए क्या
क्या कर सके, उत्प्रेरित कर सके या आकर्षित कर सके, वो बात बता रहे हैं मार्को पोलो। तो इस प्रकार आज की क्लास में हम लोगों ने इतने विद्वानों को पढ़ा भारतीय इतिहास के संदर्भ में। पुनः कल की क्लास में हम लोग भारतीय इतिहास के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आज की क्लास यहीं स्थगित की जाती है। मैं पुनीत कुमार श्रीवास्तव आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।